किसी को कुछ पूछना बताना है? बोलो बोलो बोलो। कहने कि भैया बढ़िया बढ़िया। आपने ड्रॉप ईयर में जेई दिया था क्या? मैंने ड्रॉप ईयर नहीं लिया था यार। मैंने 12th के बाद जेई दी थी, जेई में भी क्वालिफाई कर गया था मैं, फिर आईआईटी भी क्लियर की थी। उस टाइम मुझे नेस्ट के बारे में पता नहीं था, नाइसर वगैरह होता है ये मुझे उस टाइम पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने सिर्फ जेई दी थी। फिर बिट सैट वगैरह ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं सीईटी वगैरह वो सारे दिए थे मैंने हो भी गए थे वो 12th में। पैरेलल कैपेसिटर ही क्यों लिया गया? क्योंकि सिंपल था, पैरेलल कैपेसिटर में काम करना सिंपल था। अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लोगे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर अगर लोगे तुम, तो उसमें पहली बात तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और फिर इसके बीच में कंपास रख के एक सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है कि नहीं? पैरेलल कैपेसिटर में बहुत इजी होता है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक ही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन चेंज नहीं करती, बस चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड चेंज करता है, वही दिखता है बस। सिंपलिसिटी की वजह से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था। देखो क्या मिस किया चैट में मैंने एक्सप्लेन करते समय, बताओ। हाँ यहाँ से किया था, रिकैप दूंगा। हाँ 2 मिनट को रिकैप बिल्कुल दूंगा मैं। कॉस्मोलॉजी कैसा है? मेरे को काफी इंटरेस्ट है स्पेस में। देखो कॉस्मोलॉजी का और स्पेस का इतना ज्यादा रिलेशन नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर स्पेस में इंटरेस्ट है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि एस्ट्रोफिजिक्स में जाओ, कॉस्मोलॉजी में मत जाओ। एम्पियर्स लॉ में एंगल नॉर्मल तो लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्यों लेते हैं? एंगल नॉर्मल टू लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सपोज लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और बताओ बताओ ऐसी है, तो एम्पियर्स लॉ में क्या होता है, हम एम्पियर्स लॉ में बी डॉट डी एल लेते हैं। सॉरी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एम्पियर्स लॉ में बी डॉट डी एल लेते हैं हम। अगर बी ऐसी हुई तो यहाँ पे डी एल है इस डायरेक्शन में, बी है इस डायरेक्शन में, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुई तो यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू सिंपली बी इंटू डी एल हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यस और नो बताओ, यस और नो। तो यहाँ पे हम एंगल नॉर्मल टू लूप नहीं लेते, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए एम्पियर्स लॉ के लिए। इसी को तो एम्पियर सर्कुलेशन बोलते हैं। अगर करंट ऐसा होगा, करंट अगर ऐसा होगा तो ये करंट इक्वल टू म्यू नॉट आई में आएगा, इंटीग्रल करके ये म्यू नॉट आई का करंट ऐसे आएगा, इसी को एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। ये चीज हमने मैग्नेटिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ी है, रिवाइज करने के लिए तुम रिवाइंड कर सकते हो। सिर्फ वो वाला मैग्नेटिज्म का जो पार्ट जहां पे हमने एम्पियर्स लॉ किया है, बस वो छोटा सा पार्ट तुम रिवाइज कर लो, एक बार फिर से देख लो। पुणे में कहाँ से हो? बाद में लाइव से में बताए बात करेंगे ये सब। स्पेस टाइम फैब्रिक पे एंटी मैटर होता है क्या? हाँ हो सकता है। रिकैप करूंगा यार, 2 मिनट, 2 मिनट को रिकैप करूंगा। साइनोसॉइडली क्या होता है? अगर कोई भी फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स या फिर कॉस एक्स या फिर साइन एक्स प्लस 3 या फिर कॉस 3x+5 ऐसा वेरी कर रहा है, तो इसको हम साइनोसॉइडल फंक्शंस बोलते हैं। यानी कि साइन कर्व की तरह बिहेव करने वाले फंक्शंस को हम साइनोसॉइडल फंक्शंस बोलते हैं। बस एक वर्ड है, वर्ड का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। साइन या फिर कॉस फंक्शंस को हम साइनोसॉइडल भी बोलते हैं। विक्रम 2 में पढ़ाएंगे? यस विक्रम 2 में पढ़ाऊंगा। एस्ट्रोफिजिक्स भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो। लाइव लेक्चर नहीं देखता मैं, पहले अच्छी करता हूँ फिर लेक्चर देखता हूँ। सही है, पीछे चल रहा हूँ मैग्नेटिज्म में। इस सही भी है, क्योंकि तुम इसमें अपने स्पीड से चल सकते हो। अगर तुम्हें स्लो लग रहा है तो थोड़ी क्विकली करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, वो तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। अगेन अपने स्पीड से करो, ज्यादा फास्ट या स्लो बनने के पीछे मत जाओ, जो स्पीड तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसी स्पीड में करो। If moving charges produce magnetic field and could moving magnets produce electric field alone?
बाय इटसेल्फ एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सजेस्ट। हाँ, मूविंग मैग्नेट्स मतलब क्या? मूविंग मैग्नेट्स मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है तुम्हारा। मैं लाइव लेक्चर यार स्पैम करने लग गया यार, स्पैम मत करो प्लीज, स्पैम मत करो। अगर स्पैम करोगे मैं तुम्हारे डाउट्स देखूंगा ही नहीं, स्पैम करोगे तो। देखो तुमने स्पैम किए बीच में कितने कितने डाउट्स मैंने मिस कर दिए। वाई इज कॉस फंक्शन इन साइनोसॉइडल? साइनोसॉइडल मतलब साइन फंक्शन के जैसा, कॉस फंक्शन भी साइन फंक्शन के जैसा होता है, इसलिए हम उसको साइनोसॉइडल कहते हैं। स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, क्या करूं मैं? पहले फिजिक्स सीख लो, पहले फिजिक्स अच्छे से सीख लो, फिर स्पेस के बारे में चिंता करो। स्पेस कहीं पे भी नहीं जाने वाला, स्पेस जहां पे है वहीं पे रहेगा। तुम्हारा फिजिक्स सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फिजिक्स नहीं सीखोगे तो स्पेस कैसे देखोगे? तुम स्पेस में देखोगे काला काला दिखेगा, तुम्हें कुछ समझेगा ही नहीं। अगर तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आती है तो तुम स्पेस देख के बस काला काला है ही करोगे, इतना ब्लैक ब्लैक क्यों है, ऐसा डायलॉग बोलते फिरोगे तुम। पहले फिजिक्स समझ लो, फिर स्पेस समझ में आएगी। चलो रिकैप रिकैप करे तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या कवर किया था, किसको याद है? किसको याद है हमने पिछले क्लास में क्या क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एम्पियर्स लॉ से। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई से हमने पहले स्टार्ट किया था, एम्पियर्स लॉ से हमने स्टार्ट किया, और हमने देखा कि दिस इज इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, की करंट है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करके एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो बताओ, यस और नो। और इसके बाद हमने देखा कि मैक्सवेल ने क्या क्या लॉजिक लगाया। मैक्सवेल ने सबसे पहले एक कैपेसिटर के अंदर नीडल को घूमते हुए देखा, इसलिए उसने अपनी थ्योरी बनाई कि अगर कैपेसिटर के अंदर चार्ज अक्यूमुलेट कर रहा है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज अक्यूमुलेट कर रहा है मतलब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल को डिस्प्लेस कर रही है। ये मैक्सवेल का हमारे कहानी में लॉजिक था। एक्चुअल मैक्सवेल का लॉजिक ऐसा नहीं था। एक्चुअल मैक्सवेल ने बहुत सारा मैथ्स करके फिर यहां तक पहुंचा था वो। यस और नो? एक्चुअल मैक्सवेल ने बहुत सारा मैथ्स करके फिर उसने ये चीज की थी, लेकिन हमने समझने के लिए पहले ये सिंपल सा एग्जांपल लिया। अपने कहानी में सिंपल सा एग्जांपल मैक्सवेल ने लिया था, और उसने बाद में फैराडे का लॉजिक लगा के निकाला कि कैपेसिटर के अंदर हम जैसे ईएमएफ को लिखते हैं, ईएमएफ को हम ईएमएफ को हम ई इंटू डीएल लिख सकते हैं एक क्लोज लूप के लिए। ये होता है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सेम चीज मैक्सवेल ने मैग्नेटिज्म के लिए भी कर दी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस होगी। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ करंट से आ रही थी, सॉरी चार्ज से आ रही थी, इसीलिए इसमें एक्सप्रेशन थोड़ी अलग आएगी। एक्सप्रेशन अपनी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना आ रहा था एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन आ रही थी अपनी एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के लिए। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, सेम जैसे एम्पियर्स लॉ में हमने इसको बाहर निकाला था अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। एक एम्पियरन लूप अज्यूम किया था, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी कांस्टेंट थी, इसलिए उसको हमने बाहर निकाला। एरिया फाइंड, सॉरी लेंथ फाइंड की, डीएल का इंटीग्रल मतलब पूरा का पूरा एम्पियरन लूप जो है उसकी सरकमफ्रेंस पेरीमीटर जो भी कहो वो फाइंड किया, उसको यहां पे लाया और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की। वैसे ही हम एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे? जो एम्पियर्स लॉ से इनिशियली बी डॉट डीएल आ रहा था, एम्पियर्स लॉ का इनिशियल बी डॉट डीएल था म्यू नॉट इंटू जो भी अंदर का करंट है वो। बस अभी हम इस वाले चीज को डिस्प्लेसमेंट करंट लिखेंगे, और
एक डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म जो है वो ऐड करेंगे। क्लियर है कि नहीं? बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? ये होती है एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल्स करेक्शन। मैक्सवेल का करेक्शन भी हमने यहां पे इंक्लूड किया है एम्पियर्स के लॉ में। अब पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि क्या ये सिर्फ एक कैपेसिटर के लिए वैलिड है या फिर किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है? ये कहने के लिए हमने डिराइव किया है कैपेसिटर के लिए, लेकिन ये किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है एज लॉन्ग एज डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब चार्ज अक्यूमुलेशन हो रहा है। चार्ज अक्यूमुलेशन और लॉस। तो अगर किसी भी सिस्टम में चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है या फिर चार्ज लूज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट तैयार होगा। अगर चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज लूज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट निगेटिव होगा, यानी कि दूसरी डायरेक्शन में होगा। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर अपने पास कोई सिस्टम है अपने पास, इसमें एक करंट आ रहा है अंदर और एक करंट जा रहा है बाहर। अगर दोनों के दोनों करंट्स इक्वल है तो ये किरचॉफ का लॉ सेटिस्फाई करता है, यानी कि जितना चार्ज अंदर आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है। किरचॉफ का लॉ सेटिस्फाई कर लिया इसने। लेकिन अगर दोनों के दोनों करंट्स इक्वल ना हो, ये करंट I1 होगा और ये करंट I2 होगा, तो इसका मतलब क्या, जितना करंट अंदर आ रहा है मान लो वो ज्यादा है करंट बाहर जाने से, कि अंदर ज्यादा करंट आ रहा है और बाहर कम करंट जा रहा है। उसका मतलब यहां पे कुछ तो चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है। यस और नो? चार्ज यहां पे अक्यूमुलेट हो रहा होगा। चार्ज अक्यूमुलेट कैसे हो रहा होगा? dq बाई dt, यानी कि अक्यूमुलेटेड चार्ज इज इक्वल टू I1 माइनस I2। यस और नो? ऐसे ही तो चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है ना, चार्ज ऐसे ही अक्यूमुलेट हो रहा है। यही होता है अपना डिस्प्लेसमेंट करंट, यही अपना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर हम कंसिडर करें तो हम यहां पे जो है चार्ज पूरा का पूरा बैलेंस करके किरचॉफ लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो किसी भी सिस्टम में जहां पे चार्ज आइदर अक्यूमुलेट हो रहा है या फिर लूज हो रहा है, उसमें यह चीज वैलिड है। अगर चार्ज अक्यूमुलेट नहीं भी हो रहा है तो भी डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा और ये लॉ वैलिड होगा, मतलब होगा। ये लॉ सारे के सारे सिस्टम्स के लिए वैलिड है। लेकिन अगर करंट अक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा है तो सिर्फ म्यू नॉट इंटू आई ही होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे ही जीरो ही आना है। क्लियर है कि नहीं? बताओ थोड़ा चैट स्क्रॉल करता हूं, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तुम लोग चैट करते रहते हो जब मैं सिखाता हूं और ध्यान नहीं देते हो। एम्पियर्स लॉ देन मैक्सवेल्स बैकलॉग क्लियर करने के लिए न्यू बुक एचसी वर्मा है अभी क्वेश्चंस के लिए। न्यू बुक, ओनली न्यू बुक। थियोरेटिकल फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी दोनों में इंटरेस्ट है, विच फील्ड इज बेटर? कोई भी फील्ड बेटर नहीं यार, सब फील्ड इक्वल ही है। क्या केओस थ्योरी यार? केओस थ्योरी का मीनिंग मालूम तुमको? केओस का मीनिंग तो ही मालूम है तुमको? केओस की एक प्रॉपर मैथमेटिकल मीनिंग है, पहले वो जान लो फिर केओस थ्योरी के बारे में वरी करना। व्हाई इज इट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट तो वैसे एक हिस्टोरिकल वर्ड है, हिस्टोरिकल वर्ड है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि कैपेसिटर में जो है चार्ज मूव नहीं करता। तो पहले लोगों को लगता था कि कैपेसिटर में क्या हो रहा है, कैपेसिटर में हम जो कहते हैं चार्ज इंड्यूस हो रहा है। पहले हिस्टोरिकली लोग बोलते थे कि चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है, कि यहां से जंप करके यहां पे जा रहा है कैपेसिटर के अंदर। तभी इंडक्शन का कॉन्सेप्ट मतलब एस्टैब्लिश था, लेकिन इतना ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं था, इसलिए उसको इंडक्शन नहीं वो डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, इसलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट पड़ा है। लेकिन तुम इसको कुछ भी कह सकते हो, तुम इसको मैक्सवेल करंट कह लो, हाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह तुम इसको मैक्सवेल करंट भी कह सकते हो, मैक्सवेल की शान के लिए बढ़ाने के लिए मैक्सवेल करंट भी कह सकते हो। कैन वी राइट डी क्यू एनक्लोज एप्सिलॉन बाय डीएल इन प्लेस ऑफ, रुको 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 रुको, कैन वी राइट डी
Q enclosed upon epsilon dt in place of d phi, then we can write dq by dt I tau for the capacitor current. हाँ, एक कैपेसिटर के लिए तुम लिख सकते हो, हाँ, लेकिन उससे क्या होगा, बस एक एक्सप्रेशन आ जाएगी तुमको और कुछ नहीं. बस 1 मिनट लूंगा और बता दीजिए ना कि कौन सी बुक्स आर बेस्ट फॉर नेस एनआईटी. शास्त्रा बुक्स. सर I1 माइनस I2 इक्वल टू ID. ई डिफाइबिलिटी भी ID, दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम है यार, दोनों सेम है. अगर तुम इस करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, फिर उससे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालोगे, तो तुम्हें सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी, तुम्हें कोई भी अंतर नहीं है. When there is no charge accumulation, तो कौन सा लगाएगा? और why वैलिड नहीं है? बिल्कुल वैलिड है. मैंने क्या बोला यार, तुम सुनते नहीं हो बात को, तुम बात को सुनते नहीं हो कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सारे सिस्टम्स के लिए वैलिड है. अगर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो बस ये टर्म तुम्हारी जीरो हो जाएगी और कुछ नहीं. फॉर नो चार्ज एक्यूमुलेशन या फिर नो चार्ज लॉस, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा ही नहीं, इतना ही. फिर तो तुम बेसिक एम्पियर्स लॉ से भी अपना काम चला सकते हो. ऐसे कौन सा बेटर रहेगा? अरे ये ऐसे क्वेश्चंस क्लास में मत पूछो यार प्लीज, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में मत पूछो, लाइव स्ट्रीम में पूछो. मे बी आज अगर मेरे को टाइम मिला रात को तो आज हम लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. आज मेरे को थोड़ा रिसर्च का काम है रात को, अगर जल्दी हो गया तो ट्राई करता हूँ कि लाइव स्ट्रीम ट्राई करने का आज. कैन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट एक्सिस्ट टुगेदर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दिया था सही, मैंने दिया था एग्जांपल कि अगर एक कंडक्शन करंट यहाँ पे आया, एक कंडक्शन करंट लूज हो गया, ये है I1, ये है I2, तो बस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू ID. ये दोनों है कंडक्शन करंट्स और उनका डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल करंट नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट करंट बस चार्ज एक्यूमुलेशन का कॉन्सिक्वेंस होता है. आई वॉज लेट सो प्लीज डू अ शॉर्ट रिकैप. भाई यही रिकैप ही तो है, ये रिकैप ही तो है. तुम बोल रहे हो रिकैप का भी रिकैप करो, ये क्या बात हुई? कल का क्लास जिन्होंने देखा था उनके लिए बस रिकैप कर रहा था मैं. आई एम श्योर तुमने कल क्लास देखा होगा. रेस्निक हाइलेक पढ़ने के लिए कैसी बुक है? अच्छी बुक है लेकिन मत पढ़ो. जब आईडी होगा तो कंडक्शन करंट जीरो आता है. नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं होगा. कंडक्शन करंट जीरो क्यों होगा? क्यों होगा करंट जीरो? लॉजिक दो. कोई लॉजिक नहीं है कंडक्शन करंट जीरो होने का. रेस्निक हाइडे, अरे वापस रेस्निक हाइडे. तुमको रेस्निक हाइडे से इतना प्यार क्यों है यार? रेस्निक हाइडे से तुमको इतना प्यार क्यों है? पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो. ऐसी क्या चीज है कि ये पढ़ा तो अनर्थ हो जाएगा, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा? ऐसी कोई बात नहीं है. कोई भी बुक पढ़ो, तुम्हारी मनपसंद बुक पढ़ो, लेकिन एवरीडे 20 प्रॉब्लम्स करो. अगर तुम रोज 20 प्रॉब्लम्स करते हो तो बिना कोई बुक पढ़े भी एग्जाम निकाल दोगे. और अगर तुम रोज 20 प्रॉब्लम्स नहीं करते हो तो चाहे 100 बुक्स पढ़ लो, तुमसे एग्जाम निकलने वाली नहीं, चांस ही नहीं है. अगर 20 क्वेश्चंस नहीं करोगे तो चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा जीरो चांस है एग्जाम क्लियर करने का. देख लो. यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं यार बताओ? इसके बाद हमने डायरेक्ट समरी की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की समरी, यानी कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस. मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस बोलते हैं क्योंकि मैक्सवेल ने पहली बार इन इक्वेशंस को कंपाइल किया था. याद है सबको? मैक्सवेल ने पहली बार इन इक्वेशंस को कंपाइल किया था. बेसिकली इक्वेशंस जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड थी फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक्स के फील्ड में. ये इक्वेशंस बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड थी. वो इक्वेशन क्या थी? सबसे पहले तो अपना गॉस लॉ था. अपना गॉस लॉ कहता है कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन. ये थी अपनी गॉस लॉ, यानी कि मैक्सवेल की पहली इक्वेशन. मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन है सेम थिंग, यानी कि गॉस लॉ फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेट्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाइपोल. नेट चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज हर टाइम जीरो ही होता है. तुम कोई भी मैग्नेट लो, मैग्नेट पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके टुगेदर ही आते हैं.
टुगेदर ही मैग्नेटिक चार्ज आता है। प्लस और माइनस मैग्नेट के कभी सेपरेट नहीं होते, चाहे तुम्हारा कौन सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो, मैग्नेटिक चार्ज नेट हमेशा 0 ही होता है। इसीलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम गॉस लॉ ले तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, नो मैटर तुम्हारी सिस्टम कैसी है। ई के पहले वाला सिंबल क्या है? क्लोज इंटीग्रल। अगर तुम ये क्लोज इंटीग्रल सिंबल पहली बार देख रहे हो तो मतलब तुम्हें पूरा का पूरा 11th रिवाइज करना पड़ेगा। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन? बताओ बताओ। किसी को याद है मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन क्या थी? मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन क्या है, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम किस नाम से जानते हैं अब तक? बताओ बताओ बताओ। पिछले क्लास में हमने रिवाइज भी की थी। बताओ मैक्सवेल ने क्या फॉलो किया था अपनी इक्वेशन बनाने के लिए? अपनी इक्वेशन बनाने के लिए मैक्सवेल ने क्या फॉलो किया था? फैराडेज लॉ। बढ़िया, लवली। फैराडेज लॉ क्या था? ई डॉट डी एल इज इक्वल टू, सॉरी, बी डॉट डी एल। मैक्सवेल का फैराडे का लॉ था बी डॉट डी एल अलॉन्ग विथ नहीं, फैराडे का लॉ को ई था ना। फैराडे का लॉ तो ई था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही था फैराडे का लॉ, इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यस और नो बताओ, यस और नो। इसको हम लिख के ऐसा कर सकते हैं कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एस। कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। हम फैराडेज लॉ का फ्लक्स टर्म जो है वो एक्सपैंड करेंगे। यहां पे नोट करने की बात है कि ये हम ले रहे हैं क्लोज इंटीग्रल। ये क्लोज इंटीग्रल नहीं है, ये ओपन इंटीग्रल है। यहां पे जो अपना एरिया होगा वो एक क्लोज्ड एरिया होगा। अपना क्लोज इंटीग्रल में क्यूब जैसा क्लोज एरिया होता है। ओपन इंटीग्रल में एरिया ओपन होता है, क्लोज नहीं होता। यहां पे एरिया की बॉर्डर होती है, यहां पे एरिया की बॉर्डर नहीं होती है। क्लोज एरिया और ओपन एरिया में डिफरेंस जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और मैक्सवेल की चौथी और आखिरी इक्वेशन थी जो हमने अभी देखी, एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल्स करेक्शन। बी डॉट डी एल होगा इज इक्वल टू क्या होगा? बी डॉट डी एल, बताओ बताओ बताओ। बी डॉट डी एल क्या था? म्यू नॉट इंटू आई प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी एस। दिस कंप्लीट्स आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशंस। यस और नो बताओ, यस और नो। ये 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस, इनको बोलते हैं हम चारों इक्वेशन। सबको मालूम है, सबको पता है कि ये 4 इक्वेशंस क्या बोलते हैं, कैसे आते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, सबको मालूम है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, सबको मालूम है कि नहीं? अब अगर मैं तुमको बोल दूं कि हम ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस कंसिडर कर रहे हैं एक वैक्यूम में, यानी कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर अ वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है? वैक्यूम मतलब एक ऐसी सिस्टम जहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, ना मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी नहीं। भैया जीरो कंडक्शन करंट वाला लॉजिक एक बुक में देखा था, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ क्या? ठीक है, टेलीग्राम पे भेजो, देखते हैं क्लास के बाद। टेलीग्राम पे भेजो, देखते हैं क्या बोल रहे हो तुम। अगर मैं मैक्सवेल की इक्वेशंस को वॉल्यूम, सॉरी, वैक्यूम के लिए अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? वैक्यूम में चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो
क्यू एनक्लोज स्ट्रेट अवे जीरो बन जाएगा, यस और नो? क्यू एनक्लोज अपना जीरो बन जाएगा, यानी कि पहले इक्वेशन की आरएचएस स्ट्रेट अप जीरो ही हो जाएगी। सबको दिख रहा है कि नहीं? बताओ बताओ, सबको दिख रहा है कि नहीं? और अगर चार्जेस नहीं है तो करंट्स भी नहीं होंगे, तो ये टर्म भी अपनी जीरो हो जाएगी, यस और नो? चार्जेस और करंट्स दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे। सॉरी, ये करंट एनक्लोज है, चार्जेस करंट्स हो जाएंगे जीरो। बचेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही बिहेव करेगी, पहली बात तो, जहां तक अपना फ्लक्स कंसर्न है, टोटल फ्लक्स कंसर्न है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है, वो भी सिर्फ दूसरे फील्ड के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेंगे, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करेंगी, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज यानी कि फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे ही डिपेंड करेगी। यस और नो? बताओ यस और नो। यहां तक सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। कि वैक्यूम के अंदर चार्जेस करंट्स नहीं होते, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकते। यहां पे हम, अगर वैक्यूम नहीं होता तो हम सिस्टम में चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते और करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते, लेकिन यहां पे चार्जेस नहीं है और करंट्स भी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो सकती, सिर्फ एक दूसरे के इंटरैक्शन से ही आ सकते हैं। वैक्यूम का रीजन क्या है? वैक्यूम का रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटरेक्शंस है, सिर्फ वही उनका सोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होगी, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता उन दोनों के एग्जिस्टेंस का। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? 2 मिनट पहले डाइजेस्ट कर लो इस बात को, कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं हो सकते, सिर्फ एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। अगर वैक्यूम में पहले से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो कभी नहीं होंगी, क्योंकि अगर पहले से ही नहीं है और दूसरी बार आ भी नहीं सकते तो चेंज भी नहीं होंगे। अगर चेंज नहीं होंगे तो और फील्ड्स भी नहीं आएगी। यस और नो? बताओ यस और नो। So they are dependent on each other in vacuum for the change. Exactly. वैक्यूम के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ एक दूसरे की वजह से ही है, अकेले उनका अस्तित्व ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बताओ बताओ। तीन नंबर का आरएचएस जीरो होगा? 3 नंबर का आरएचएस जीरो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, जीरो क्यों होगा? जीरो नहीं होगा। जीरो होगा सिर्फ इंडिविजुअल चार्जेस और करंट जीरो होंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले से है तो चेंज भी हो सकती है। यहां पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वो क्रीन से कपल की तरह मान सकते हो, जो मतलब हर बार एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हो। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स वैसे बन जाते हैं कि बाहर का कोई नहीं है उनके लाइफ में, बस एक दूसरे को ही है। देयर इज नो इंडिविजुअल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम। यस एग्जैक्टली, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, ना चार्ज है, ना करंट है, ना मास है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली खोखला सिस्टम है अपना। तो इस सिस्टम में इसकी खास बात क्या होती है? इस सिस्टम की खास बात होती है कि जो अपनी वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है अपनी की फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म होना चाहिए। यह है अपनी वेव इक्वेशन। अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को अज्यूम करें तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई हो सकते हैं, कि यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड प्रोपोगेटिंग, ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। अब सबसे पहले तो हम इन सारे के सारे टर्म्स को पहले इंग्लिश में एनालाइज करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वाई डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जेड डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में, ऐसा होना चाहिए। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों है? वैसे अगर बहुत मतलब बहुत टेक्निकली बात की जाए तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना इतनी भी खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना भी हुए, उनके बीच में कोई और भी एंगल हुआ तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी भी नहीं है, लेकिन होते हैं। अगर हम आर्टिफिशियली नॉन परपेंडिकुलर लेकिन प्रोपोगेटिंग फील्ड्स को ले तो भी वो वेव बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें नेचुरली दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते ही है, बिल्कुल होते हैं। फिर प्रोपगेटिंग मतलब क्या? प्रोपगेटिंग मतलब जब तुमने मतलब ट्रैवलिंग वेव सुना होगा, ट्रैवलिंग वेव, उसी को प्रोपगेटिंग वेव भी बोलते हैं। ट्रैवलिंग और प्रोपगेटिंग सेम वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं यहां पे ट्रैवलिंग नहीं यूज कर रहा, प्रोपगेटिंग क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है। ट्रैवलिंग का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है। प्रोपगेटिंग मतलब क्या? प्रोपगेटिंग मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पे है। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट मतलब एक स्ट्रिंग होती है, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, लेकिन अगर हम इस स्ट्रिंग पे एक इंपल्स क्रिएट करें और ये इंपल्स ऐसे कर रहा है, इंपल्स जा रहा है, तो यहां पे अपना ऑब्जेक्ट क्या है? यहां पे अपना ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहां जा रही है? स्ट्रिंग कहीं भी नहीं जा रही है, स्ट्रिंग स्टेशनरी है, लेकिन स्ट्रिंग में जो डिस्टेंस है वो स्ट्रिंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोपोगेटिंग। और जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहीं जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रैवलिंग। आई होप डिफरेंस क्लियर है सबको। पहले चैट्स को एड्रेस करता हूं। वैक्यूम में चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है एंड वाइस वर्सा, बट ये चेंज इंड्यूस कैसे होता है? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड से, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से। इनिशियल कंडीशंस होंगे तो ही ये सब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगेन नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन नेचर में होता है। हाउ डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पोजेस वेव नेचर और आर चेंजिंग साइनसॉइडली? आएंगे, 2 मिनट रुको, हम बात करेंगे इस पे। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर को हम लोग क्या ईएम वेव कंडीशन ना बोल के एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं? यस यस, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, कंडीशन नहीं। ये मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, कंडीशंस नहीं लिख रहा हूँ। कंडीशन सिर्फ प्रोपोगेटिंग है, कंडीशन इज ओनली प्रोपोगेटिंग। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज अ प्रॉपर्टी। कैन समथिंग बी नॉन म्यूचुअली परपेंडिकुलर? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। यानी सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? यस, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ऐसा वैक्यूम सिस्टम बनाया कैसे आता है? सारे चार्जेस और करंट्स को निकाल के, सिंपल। If we move a magnet in the air while velocity, what would it induce electric field in the air? Also, would this possess electromagnetic wave? Electromagnetic wave हो ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही। इनफैक्ट नहीं, चलो बाद में बोलता हूँ, ये अभी नहीं बोलूंगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी सेम होती है, सिमिलर होती है, सेम नहीं होती है। नॉन वैक्यूम सिस्टम में लाइट स्पीड चेंज होती है ना, इस पे भी आएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे कि वैक्यूम नहीं होगा तो क्या होगा। सबको ये वर्ड्स क्लियर है कि नहीं कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर और प्रोपोगेटिंग का मतलब क्या होता है? तो अगर हम इन सब शब्दों को
कंसिडर करें तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेंगे वाई डायरेक्शन में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वाई डायरेक्शन दे ले तो इसको लिख सकते हैं हम ई नॉट साइन ओमेगा पी माइनस एक्स बाय वी। इसको हम पहले ऐसा लिखेंगे, चलो थोड़ा क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे, इसको लेते हैं जेड डायरेक्शन में क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। ये हम दोनों प्रोपोगेटिंग वेव्स के इक्वेशंस लिख लिए। पहले इनको डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है कि तुमने अगर वेव्स का चैप्टर सही से पढ़ा नहीं होगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या बातें हो रही है। मेरे को ये डर है, इसलिए मैं पहले अपना डर खाली करता हूं, फिर बाकी का जो प्रॉब्लम्स है उस पे आएंगे हम। ठीक से मैं आज लिख क्यों नहीं पा रहा? ठीक है, काम चलाओ लिखा है। इसको हम एनालाइज कैसे करते हैं कि सबसे पहले ई वाई के लिखा है हमने सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे वाई लिखा है, यानी कि एक वेव में जो ऑसिलेशन होता है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है वाई के डायरेक्शन में। यहाँ पे वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है एक्स के डायरेक्शन में विथ अ वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। दैट्स व्हाट दिस मीन्स। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में क्योंकि हमने z लिखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन z डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि y के परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रैवल कर रही है x डायरेक्शन में विद द सेम वेलोसिटी v। तो यहां पे जब हम प्रोपगेटिंग बोलते हैं, वी स्पेसिफिकली मीन प्रोपगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों को सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करना चाहिए, उनके एम्पलीट्यूड्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब तुम बोलोगे कि भैया हम यहां पे सिर्फ साइन फंक्शन क्यों लेते हैं? वाई नॉट समथिंग लाइक ई पावर टी माइनस एक्स बाई वी? हम ऐसा क्यों नहीं लेते? तुम लोग में नेचुरली सवाल आएगा कि हम साइन फंक्शन ही क्यों लेते हैं, ये फंक्शन क्यों लेते? ये फंक्शन भी ले सकते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, वेरी वेरी टेक्निकली स्पीकिंग ये फंक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें एक कंटिन्यूसली चेंजिंग फंक्शन चाहिए। पहली बात तो कि हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस दूसरे फील्ड के चेंज से आता है। तो हमें सबसे पहली बात तो एक कंटिन्यूअस चेंजिंग फंक्शन चाहिए दोनों के लिए। और अगर अपने पास वेव है, वेव का मतलब हमें कोई पीरियोडिक फंक्शन भी तो चाहिए। अगर पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा तो वेव ही नहीं होगी, वेव नहीं बनेगी। इसलिए हमको एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग पीरियोडिक फंक्शन चाहिए, इसलिए हम साइन फंक्शन का यूज करते हैं। अब मैं 2 मिनट चैट बंद कर रहा हूं क्योंकि लोग बहुत स्पैम कर रहे हैं और मैं चैट्स पढ़ लेता हूं क्या क्या बोल रहे हो चैट में। तुम मैग्नेटिक फील्ड में प्लस पाई बाय 2 होगा और अभी तो नहीं, सारे प्रॉपर्टी सेट हो रहे हैं, तो क्यों चाहिए पाई बाय 2? पाई बाय 2 चाहिए नहीं हमको। We know magnetic force equal to electronegative force, so can we say it only electric field is propagating perpendicular to field which is consequent on each other? Yes, you can say that. You can say that. पहले z एक्सिस बता दी, सो पाई b2 की नीड नहीं। छोड़ो। It mean if a charge comes in the way of electromagnetic wave, then it will interact as we have learned in previous concepts. Yes, बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट करेगा वो, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने वैक्यूम पहले से ही मान लिया है। हमारी सारी की सारी कहानी सिर्फ वैक्यूम के लिए है। अगर फ्यूचर में भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बीच में चार्ज आता, दैट मीन्स आवर सिस्टम इज नॉट इन वैक्यूम, और उस चार्ज को हमें अपने इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना होता। मतलब जब जैसे हमने ये 4 इक्वेशंस लिखी, हमको पता है कि कौन सा चार्ज कहां पे है, वो कब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आएगा, हमको पता है। इंटरैक्शन हमने पहले से ही अपने इक्वेशंस में
अकाउंट कर लिया है और उसी के अनुसार हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कब कौन सा चार्ज अपने फील्ड के बीच में आएगा, अपने वेव के बीच में आएगा, और उसी के अनुसार उन दोनों का इंटरेक्शन भी हम अपने सिस्टम में कंसिडर करके ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लिखेंगे। हमने ये चीज लिखी है वैक्यूम को कंसिडर करके, इसलिए कोई चार्ज आएगा ही नहीं। चलो यही चार्ट्स थे, थैंक गॉड खत्म हो गए। हाँ, तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे तो अगर तुम्हें पूरी की पूरी स्टोरी चाहिए कि ऐसा ही क्यों होता है, कैसा और क्यों नहीं होता, प्रोपगेटिंग क्यों होने चाहिए, परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, साइन फंक्शन ही क्यों होता है, पहली बात तो वेव क्यों होते हैं, कि हमने वेव का कॉन्सेप्ट ऐसे रैंडमली कहां से निकाला है, कहां से उठाया है, कहां से निकाला है, पता नहीं। ये सारी स्टोरी जानने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। आइसर के सेकेंड या फिर सेकेंड ईयर में, हाँ आइसर के सेकेंड ईयर के एंड में तुम्हें ये सारी चीजें जो है सिखाई जाएंगी, ये सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाएंगी। इनफैक्ट जब मैंने अपने फर्स्ट ईयर में मेरे प्रॉफ के अंडर इंटर्नशिप की थी आइसर में, मेरे प्रॉफ मतलब जिन प्रॉफ के अंदर मैंने अपना थीसिस किया था, जिस प्रॉफ के अंडर मैंने अपना थीसिस किया था, मैंने फर्स्ट ईयर में उनके अंडर ही इंटर्नशिप की थी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला टास्क दिया था कि मैक्सवेल के इक्वेशन को लेकर वेव क्यों बनती है ये डिराइव करो, कि मैक्सवेल को इक्वेशन अगर वैक्यूम में ले तो उनसे वेव ही क्यों बनती है, ये डिराइव करने का मेरा पहला टास्क सर ने मुझे दिया था। मतलब वो पूरी की पूरी चीज मुझे मैथमेटिकली करनी थी, ये एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज था, जैसा मैक्सवेल ने सोचा होगा मुझे वैसा सोचना था, और इन इक्वेशंस को लेकर मुझे इन दो इक्वेशंस तक आना था। तो मैंने इस पे बहुत काम किया है, इनको ड्राइव किया है मैंने, इसीलिए जो पूरी की पूरी कहानी है मेरे दिमाग में एकदम ग्लोइंग एक शोले की तरह चमक रही है। लेकिन अफसोस मैं तुमको पूरी की पूरी कहानी नहीं बता सकता, क्योंकि उसको बताने के लिए तुम्हें बहुत सारा मैथ्स चाहिए होगा, बहुत सारा फिजिक्स भी चाहिए होगा। कहने के लिए तो सबसे पहले हम ये जो इंटीग्रल का साइन है, सबसे पहले हम ये हटाते हैं, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके सबसे पहले हम इंटीग्रल हटाते हैं। इंटीग्रल हटाना ही तुम्हें नहीं आता, तुम नॉर्मल इंटीग्रल हटा लोगे लेकिन क्लोज इंटीग्रल नहीं हटाओगे। क्लोज इंटीग्रल कैसे हटाते हैं तुमको पता ही नहीं है, तो तुम्हें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि क्लोज इंटीग्रल कैसे हटाते हैं, फिर ही तुम प्रोसीड कर पाओगे। इसलिए बहुत कुछ जानना चाहिए तुम्हें अभी। सबसे पहले मैं तुमको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैंने खुद ने प्रॉपरली वेरीफाई किया है कि ऐसे ही इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन ऐसे छोड़ के कोई आ ही नहीं सकते। पूरी की पूरी कहानी तो मैं नहीं बता सकता, और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्या है, तुम्हारे सिलेबस में है कि ये दोनों इक्वेशंस क्या अपने इक्वेशंस को सैटिस्फाई करते हैं। ये दोनों इक्वेशंस अगर रियल होने चाहिए तो वो अपने चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस को सैटिस्फाई भी तो करने चाहिए। अगर सैटिस्फाई ही नहीं करेंगे तो पॉइंट ही क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट करने के लिए इन्हें सैटिस्फाई करना चाहिए। तो ये अपना आज के क्लास का टास्क है कि हम देखेंगे कि ये कैसे सेटिस्फाई होता है। क्लियर है कि नहीं? बताओ थोड़े मेरे को चैट्स लेने दो अभी। How do you know that the function for electric field, magnetic field is of type that is the wave? This is the definition of a wave. T minus x by v wave का definition है। अगर तुमको नहीं पता तो वेव्स का चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लो एक और बार। ये वेव की डेफिनेशन है कि T minus x by v। Z एक्सिस y रिपीट कर दो, क्योंकि ट्रैवल कर रही है x एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस x के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर वेव ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में तो उसका ऑसिलेशन परपेंडिकुलर होता है, आइदर ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है ना। और अगर दो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज है x को तो ऑब्वियसली एक y में और एक z में होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। वी कैन टेक एक्स एक्सिस ऑल्सो, नहीं, वी कैनॉट टेक एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस नहीं ले सकते। एक्स से भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और वाई जेड भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। वी कैनॉट टेक एक्स एक्सिस।
कॉस भी हो सकता है, यस कॉस भी हो सकता है। कैन वी स्टार्ट इंटर्नशिप फ्रॉम द फर्स्ट ईयर? यस यू कैन। डायरेक्शन तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं ना, डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं ना। किस चीज के डायरेक्शन की बात कर रहे हो तुम? आई डोंट नो यार, किस चीज के डायरेक्शन की बात कर रहे हो? पता नहीं, आई डोंट नो। टेलीग्राम पे डिटेल में लिखो तभी मैं समझ पाऊंगा। तो ये ऊपर के जो दो लॉज है, ऊपर के लॉज तो वैसे भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड देगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है। और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू उसका फ्लक्स जीरो होगा। यस और नो? बताओ बताओ। और वैसे भी अगर कोई चार्ज या फिर करंट नहीं है तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ही होना है, चाहे हम कौन सी भी सिस्टम ले। अगर चार्जेस या फिर करंट्स नहीं है तो सारी की सारी सिस्टम तो सारी फ्लक्स तो जीरो ही होंगी, है कि नहीं? तो पहले दो इक्वेशंस के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत है इक्वेशन नंबर 3 और 4 के बारे में। वही हमको वेरीफाई करनी पड़ेगी, पहली दो तो वैसे ही वेरीफाइड है। मोमेंटम का फंडा क्या है? ईएम वेव्स में आएंगे, आगे आएंगे हम मोमेंटम के फंडे पे भी। पहले ये बात समझ लो कि हमें 3 और 4 नंबर के इक्वेशंस वेरीफाई करने हैं फॉर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस और नो बताओ, यस और नो। तो करते हैं वेरीफाई। दोनों में क्या है? दोनों में हमें कोई तो क्लोज इंटीग्रल लेना है, दोनों में हमें फील्ड का क्लोज इंटीग्रल लेना है, लेना है कि नहीं? तो चलो लेते हैं। सबसे पहली बात हम फील्ड का लेते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। कैसे लेंगे क्लोज इंटीग्रल? मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x है, ये y है और ये है z एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इसमें अपने को एक क्लोज्ड लूप कंसिडर करना है। तुम इसको एम्पियर्स लूप बोलो या फिर फैराडेज लूप बोलो, अच्छी बात होगी कि क्योंकि हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम इसको एक मैक्सवेल लूप बोलेंगे। मैक्सवेल लूप हम ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसा। ये हो गया अपना मैक्सवेल लूप, इस डायरेक्शन में है ये। इस मैक्सवेल लूप के अंदर हमें अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का क्लोज इंटीग्रल जीरो करवाना है। यस और नो बताओ, यस और नो। कैसे करेंगे हम? कैसे देखेंगे कि इसका क्लोज इंटीग्रल जीरो होना चाहिए? बताओ बताओ बताओ, कैसे देखे हम? सबसे पहली बात तो हमने इसको रेक्टेंगल क्यों लिया? हमने कोई ऐसा मैक्सवेल लूप क्यों नहीं लिया? बताओ बताओ बताओ, हमने रेक्टेंगल ही क्यों लिया? कोई रैंडम मैक्सवेल लूप क्यों नहीं लिया हमने? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि लॉजिक क्या है रेक्टेंगल लेने का एज अपोज टू कोई भी रैंडम शेप। वेरी गुड। सबसे पहली पॉइंट वो सिमेट्री है। फर्स्ट पॉइंट ये सिमेट्री है, जो यहां से यहां तक आएगा वही यहां से यहां तक आएगा। इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा एग्जैक्टली कि ये जो अपना क्लोज्ड इंटीग्रल है इसको हम ओपन कर सकते हैं इन चारों इंटीग्रल के टर्म्स में। पहले ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी और फिर डी टू ए। हम इंटीग्रल को ऐसे स्प्लिट करेंगे। अरे यार वापस से इतना बड़ा मैसेज लिखा, 2 मिनट पढ़ने दो पहली बात मेरे को। And electric field, then there must be change of electric field similarly, and then how are these magnetic fields existing without their fundamental source quantity? कितनी बार बोलो यार, कितनी बार बोलो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। जब मैं बताता हूं तब तुम लोग चैट में स्पैम करने लगे हो। मैंने बहुत बार बोला है कि पहले से ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी वो दोनों चेंज कर सकते हैं, तभी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर पहले से ही वो एग्जिस्ट नहीं करते तो उनको कोई बना भी नहीं सकता। ध्यान देते जाओ यार, क्लास में ध्यान दो, चैट में स्पैम मत करो, पहले ध्यान दो।
ये लूप 3D स्पेस में नहीं है ना, 3D में भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, 3D में भी कर सकते हो, हम सिंपलिसिटी के लिए ऐसा लूप ले रहे हैं। तो ऐसे हम अपने इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम स्प्लिट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रल को। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रल को हम सबसे पहले करेंगे स्प्लिट। ई डॉट डी एल बन जाएगा पहली बात ए टू बी ई डॉट डी एल, फिर बी टू सी ई डॉट डी एल, फिर सी टू डी ई डॉट डी एल प्लस डी टू ए ई डॉट डी एल। ऐसे हम अपनी इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद क्या करेंगे, अपनी इंटीग्रल को हम नोट करेंगे कि ए टू बी का इंटीग्रल जो है, ए टू बी का इंटीग्रल कैसा है, ए टू बी एक्स के डायरेक्शन में है। ए टू बी इज इन द एक्स डायरेक्शन। यस और नो बताओ, यस और नो। ए टू बी तो एक्स के डायरेक्शन में ही है, तो ई डॉट डी एल क्या होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, ई डॉट डी एल क्या होना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पे। ये है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक की वैल्यूज चेंज कर रही है, मैग्नेटिक की वैल्यू चेंज कर रही है। मैं सिर्फ यहाँ पे बना रहा हूं डायरेक्शंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती होगी, बड़ा बनेगा एरो, फिर छोटा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करेगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी वाई की डायरेक्शन में ही है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन में ही है कि नहीं। यस और नो बताओ, यस और नो। व्हाट डज दिस मीन फॉर आवर इंटीग्रल। यस, बढ़िया बढ़िया। ई का इंटीग्रल एक्स के डायरेक्शन में 0 होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल जो है इट इज 90 डिग्रीज। यस और नो बताओ, यस और नो। उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होगा, इसलिए इंटीग्रल पहला तो 0 हो जाएगा। ग्रीन क्यों कर रहा हूं, ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया 0। ये इंटीग्रल क्या होगा बताओ, व्हाट विल बी दिस इंटीग्रल। बताओ बताओ, सेकंड इंटीग्रल क्या होगा, सेकंड इंटीग्रल क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। इफ देयर इज नो सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यस 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 यस, वही तो पॉइंट है मैक्सवेल्स इक्वेशंस का। बताओ सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। मतलब यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है बी टू सी, बी टू सी हमें इंटीग्रेट करना है। चैट में क्या है यार, चैट में क्या हो गया वापस। ए बी, ये इमेज देखते मुझे समझ आ गया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई का डायरेक्शन आता है, जेड का डायरेक्शन आता है। अच्छा ठीक है अब ठीक है, एज लॉन्ग एज समझ में आ गया, ठीक है, सब बढ़िया। वन क्या होता है यार, वन क्या होता है, वन मतलब उनके ई डॉट डी एल, ये हो गया E इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा 1 होगा, कॉस थीटा 1 होगा, वैल्यू 1 नहीं होगी, वैल्यू इसकी E इंटू डी एल ही होगी। क्या करते हो यार, E इंटू एल वैल्यू होगी, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू होगी E इंटू एल। अगर ये अपनी हाइट L है, अगर अपनी ये हाइट L है, पूरी की पूरी हाइट अगर L है, तो ये होगी E इंटू एल। यस और नो बताओ, यस और नो। एट एक्स इक्वल टू बी, तो ई की वैल्यू एट एक्स बी इंटू एल होगी अपनी इंटीग्रल की वैल्यू। सिमिलरली ये वैल्यू भी 0 होगी और ये वैल्यू भी होगी ई एट एक्स ए इंटू एल विथ अ माइनस साइन। यस और नो बताओ, समझा कि नहीं सबको, समझा कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। तो अगर हम सबकी वैल्यू पुट करें तो अपने को इंटीग्रल में क्या आ रहा है, अपने को इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है,
यहां पे बस E एट x इक्वल टू बी लेना है, तो E नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बी अपॉन वी इंटू एल माइनस अगेन E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ए अपॉन वी इंटू एल। ये इंटीग्रल हो जाएगा अपना, यस और नो बताओ, यस और नो, यही हो जाएगा अपना इंटीग्रल। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, बात क्लियर है कि नहीं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसी है तो इसके एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो क्यों आया समझ नहीं आया? जीरो आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा हो गया कॉस 90 डिग्रीज। कॉस 90 डिग्रीज की वैल्यू क्या है ये तुम लोग मुझे बताओगे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कॉस 90 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है, ये तुम लोग मुझे बताओगे। और E इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा में बस कॉस 90 डिग्रीज की वैल्यू डालो और फिर बताओ कि ये इंटीग्रल जीरो क्या क्यों होना चाहिए। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा यार, जिन लोगों का डाउट था मैं उनसे बोल रहा था, जिन लोगों का डाउट था मैं उनको पूछ रहा था, सबको नहीं पूछ रहा था मैं। क्या यार, थोड़ी तो भावना समझो, मेरी भावना समझ में आओ यार। बी ए एंड डी सी जीरो वाई, डी सी में भी तो परपेंडिकुलर है ना, इतना क्यों रुलाते हो? मुझे रोना है यार। मैं 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं रो के आया, मुझे रो के आने दो 1 मिनट, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे हम। देवा रे देवा, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो सी डी के भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना। सी डी के भी तो परपेंडिकुलर है, सी डी के भी परपेंडिकुलर है। सेकंड इंटीग्रल कैसे आया? सेकंड इंटीग्रल में ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डीएल, इन दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो E डॉट डीएल हो गया सिंपली E इंटू डीएल इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? अगेन जिसका डाउट है वो मुझे बताएगा कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है। और अगर कॉस 0 डिग्री पता है क्या होता है, एट एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती है तो E इंटू टोटल डीएल क्या होता है फ्रॉम 0 टू एल। ये तुम मुझे बताओगे, तुम मुझे बताओगे कि E इंटू इंटीग्रल डीएल फ्रॉम 0 टू एल क्या होगा, और इसीलिए इसीलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। टॉपिक का हेडिंग, टॉपिक का कोई हेडिंग नहीं है, टॉपिक इज हेडलेस, टॉपिक का हेडिंग है ही नहीं। ऐसे करके हमें चारों इंटीग्रल्स आ गए, तो ये हमें इस इक्वेशन का एलएचएस आ गया। अब हमें इस इक्वेशन का आरएचएस चाहिए। उस इक्वेशन का आरएचएस हमें देखना है क्या होता है। वो कैसे देखेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के परपेंडिकुलर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स कितना देगा बताओ? फ्लक्स कितना देगा मैग्नेटिक फील्ड? बताओ बताओ बताओ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप के परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इंटीग्रल बी डॉट डीएस। बी डॉट डीएस के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है, इसीलिए उनका जो कॉस कंपोनेंट है वो 1 हो जाएगा। यस सॉरी जी 1 हो जाएगा, यस 1 हो जाएगा। यस और नो बताओ, यस और नो। जीरो नहीं होगा, एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर लूप के प्लेन में नहीं होता, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। क्या हो गया तुम्हें आज? कितनी बार रुलाओगे मुझे यार, कितनी बार रुलाओगे एक दिन में? मेरे लैक्रिमल ग्लैंड्स पे थोड़ा तरस खाओ यार, पानी खत्म हो गया है। इतना रुलाया तुमने मेरे को, मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है, मुझे पानी पीने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड हुआ था, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है हमको।
मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया के परपेंडिकुलर ही है ना, तो बस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो हमें इसको भी चेंज करते हुए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड z के डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड अगर z के डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हम x को कांस्टेंट रखे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करती। यस और नो बताओ, यस और नो। एंगल बिटवीन नॉर्मल तो लूप, यस यस, नॉर्मल नॉर्मल। हमारे ऊपर का माला खाली है भैया, अरे क्या बात कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रही है, t माइनस एक्स बाई वी से। तो अगर हम x को कांस्टेंट रखे और t को कांस्टेंट रखे, चलो हम तो अभी t इक्वल टू 0 पे आते हैं, t को हम 0 रखते हैं और x को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम x को कांस्टेंट रखे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। सहमत कि नहीं बताओ, सब लोग सहमत हो कि अगर अपनी x की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, सब लोग एग्री करते हो कि नहीं? तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब ds को हम लिखेंगे dx इंटू dy। ds को हम dx इंटू dy लिखेंगे और इसको एक डबल इंटीग्रल का फॉर्म देंगे। यस और नो बताओ, यस और नो। तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x पे डिपेंड करती है, y से इंडिपेंडेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं, b डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल b डॉट एक्स डी एक्स इंटू डी वाई। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ यार, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? y का इंटीग्रल अलग और x का इंटीग्रल अलग, फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी एंड फ्रॉम 0 टू l। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x पे डिपेंड करती है, y पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करती। तो चाहे हम y कहां भी ले ले y चेंज नहीं होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे ले ले वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पे ले ले, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड y पे डिपेंड ही नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ x पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ x के इंटीग्रल में आएगी, y के इंटीग्रल में नहीं आएगी। और y को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके उसका इंटीग्रल बन जाएगा l और इसको हम लेंगे बाहर। यस और नो, l को हम बाहर लेंगे तो टोटल इंटीग्रल बन गया ये l इंटू इंटीग्रल फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी b डॉट dx बन गया कि नहीं? बताओ बताओ। could a constant electromagnetic field make a electromagnetic wave? Is it necessary for them to be changing? It is necessary for them to be changing। क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट होंगे तो जीरो हो जाएगा, अगर कांस्टेंट होंगे तो उनका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो दे नीड टू बी चेंजिंग। तो फिर y का इंटीग्रल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने एरिया में है, ds में है ना, ds में dx और dy दोनों आ रहा है। हम इग्नोर नहीं कर सकते y को, सिर्फ y को कांस्टेंट ले सकते हैं। हम y को इंटीग्रेट नहीं कर रहे, सिर्फ y का इंटीग्रल इक्वल टू कांस्टेंट ले रहे हैं हम। अब हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपैंड करते हैं, b नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी dx। मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपैंड करेंगे, ऐसा आएगा हमको। यस और नो बताओ, यस और नो। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें बी नॉट कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है इसमें। इंटीग्रेट होने के बाद इसको थोड़ा मैं खसकाता हूं, इंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा? आंसर बताओ, आंसर बताओ, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आंसर आएगा? बताओ बताओ बताओ।
इंटीग्रेट करने के बाद आंसर आएगा माइनस वी अपॉन ओमेगा इंटू एल बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस होगा समझ, हाँ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय बी गोज फ्रॉम एक्स ए टू एक्स बी। ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। वुड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंटेशन विद वाइन वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फोल्ड व्हिच कंप्रेस एसी। क्या नहीं 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 नहीं, ऐसा आएगा कि नहीं? इसको अगर फाइनली हम ले तो आएगा माइनस वी अपॉन ओमेगा इंटू एल बी नॉट। पहले हम कॉस की वैल्यू एक्स बी रखेंगे, कॉस की वैल्यू सबसे पहले हम देंगे एक्स बी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन और अंदर की माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाएंगी, है कि नहीं? दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे और नेट नेट अपना फ्लक्स आएगा। सॉरी, इसको मैं माइनस लेता हूं क्योंकि हमें एंड में माइनस डी फाइव बाई डी टी चाहिए। तो अपना नेट फ्लक्स क्या आएगा? अपना नेट फ्लक्स आएगा माइनस वी बाय ओमेगा एल इंटू बी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स ए बाय सी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बी बाय सी। सी नहीं, सॉरी वी आएगा, मैंने अभी सी नहीं लिखा है, मैंने अभी वी पे चल रहे हैं, हम अभी वी पे चल रहे हैं। ऐसा क्यों आएगा भैया, ऐसा कैसे आएगा भैया, समझा नहीं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, दिख नहीं रहा। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे खत्म होंगे जब तुम इसको खुद इंटीग्रेट करोगे। तो अगर तुम खुद अपने नोटबुक में इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें ऐसा ही एक्सप्रेशन आएगा और समझ में भी आएगा। जब तक तुम खुद इंटीग्रेट नहीं करते तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली एल कहां से आया, ये कहां से आया, वो कहां से आया। जब तक तुम खुद से इंटीग्रेट नहीं करोगे तुम्हें बिल्कुल मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। There is alternating voltage in electric field would also be alternative, not changing, but they are in the same direction. They are in the same direction यार। लिमिट x नॉट से एक्स बी क्यों लिया? क्योंकि ये है a, ये है b, यहां पे है एक्स ए, यहां पे है एक्स बी। खुद करोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में नहीं आएगा, खुद नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब अपने को वेरीफाई क्या करना है? अब अपने को चाहिए कि डी फाई बाय डी टी माइनस डी फाई बाय डी टी क्या होगा? माइनस डी फाई बाय डी टी क्या होगा? लेकिन सेकंड इक्वेशन सच में नहीं समझा, सेकंड इक्वेशन सच में नहीं समझा, इसी को ऐड किया है यार। खुद करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। वो लोअर लिमिट एक्स ए है, लोअर लिमिट एक्स ए है, यस एक्स ए है, एक्स बी, एक्स ए टू एक्स बी है। हमें वेरीफाई करना है कि इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया, अब इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर क्या आता है बताओ, क्या आता है आंसर? जल्दी 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 बताओ, आंसर क्या आता है? जब इसको डिफरेंट करोगे अगेन कॉस बन जाएगा साइन, कॉस जो है वो जल्दी से साइन बन जाएगा और ओमेगा जो है मल्टीप्लाई होके यहां पे आ जाएगा, जो ओमेगा है वो मल्टीप्लाई होके यहां पे आ जाएगा। उसके नीचे वाले को बाजू का बोल रहा हूं मैं, उसके नीचे वाले के बाजू का, उसके नीचे वाले के बाजू का इंटीग्रेट किया है यार, इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करो तुमको दिखेगा। चलो अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ यार, खुद से इंटीग्रेट करो तो तुम्हें दिख जाएगा फाइनल आंसर क्या होता है। कॉस ओमेगा जो है, जो कॉस ओमेगा जो है वो बन जाएगा साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा का बन जाएगा साइन ओमेगा, माइनस साइन का बन जाएगा प्लस साइन। इसीलिए जो एक्स बी का टर्म है, एक्स बी का टर्म पहले आएगा। वी
इंटू एल इंटू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ए बाय वी माइनस साइन, चलो इसको एक्सपांड ही करता हूं, इसको एक्सपांड करके लिखता हूं मैं, v इंटू बी नॉट साइन टी माइनस एक्स ए बाय वी इंटू एल प्लस सॉरी माइनस v इंटू बी नॉट साइन टी माइनस एक्स बी बाय वी इंटू एल। इंटीग्रेट करके हमको ऐसा आया, मैच करो, ये इंटीग्रल था अपने पास, आया था ई नॉट साइन ओमेगा एक्स बी, सॉरी यहाँ पे एक्स बी होगा, क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी एक्स बी होगा, यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि माइनस साइन है, यहाँ पे आ रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बी बाई वी इंटू एल, वी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बी बाई एल, ओमेगा बी है यहाँ पे, ओमेगा बी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ए बाई वी इंटू एल, वी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स ए बाई एल। तो अगर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों अगर इक्वल होने चाहिए तो कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन आ गई कि अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू वी इंटू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये हो गया अपना कंडीशन। इंटीग्रल खुद से टाइम लेके करना पड़ेगा, अभी मैच नहीं हो रहा, टाइम की जरूरत नहीं है यार, साइन है कॉस है, सिंपल सा इंटीग्रल, बहुत सिंपल सा इंटीग्रल है। अभी इस स्टेज पे तुम्हारे इंटीग्रल ऐसे सिंपल तो होने ही चाहिए, ऐसे सिंपल इंटीग्रल्स तुमसे अभी के अभी होने चाहिए। क्लियर सबको कि हमें लाइन इंटीग्रल ई का आ रहा था ई नॉट साइन एक्स बी माइनस ई नॉट साइन एक्स ए, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ रहा है v इंटू बी नॉट साइन एक्स बी माइनस वी इंटू बी नॉट साइन एक्स ए। तो अगर दोनों इक्वल होने चाहिए तो ई नॉट शुड बी इक्वल टू वी इंटू बी नॉट। ये अपनी कंडीशन आ गई मैक्सवेल्स की इक्वेशन वैलिड होने की, मैक्सवेल की एक इक्वेशन वैलिड होने की कंडीशन आ गई। सर मैं E इक्वल टू वी क्रॉस बी वाले पर राइट हैंड थंब रूल लगाने का बोल रहा हूं, E इक्वल टू वी क्रॉस बी पर राइट हैंड थंब रूल, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, टेलीग्राम पे बताओ, टेलीग्राम पे बताओ किस चीज के बारे में बात कर रहे हो तुम। क्या तुम सेम वे एम्पियर्स लॉ भी डिराइव कर लोगे बताओ, करोगे कि नहीं? क्या तुम सेम वे एम्पियर्स लॉ डिराइव करोगे? बताओ बताओ बताओ। चलो मैं तुमको होमवर्क देता हूं, छोड़ने से पहले मैं तुमको होमवर्क देता हूं। रिपीट फॉर फोर्थ इक्वेशन, कि सेम वे तुम ए बी सी डी का एक लूप लो, इंस्टेड ऑफ ई इंटू डी एल बी इंटू डी एल लो, नहीं सॉरी, इसमें तुम ए बी सी डी लोगे, इसमें तुम ऐसा लूप लोगे, इसमें तुम बी के प्लेन में लूप लोगे, बी के प्लेन में लूप लो, बी डॉट डी एल फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करो और कंडीशन लगाओ, बताओ क्या आती है कंडीशन। आई थिंक दिस इज हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स मतलब यहाँ पे जो है वही होता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी को हम एक्स का वेरिएबल लेते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ हमने क्या किया, हमने सिंपली इस इक्वेशन के दोनों LHS और RHS इंडिपेंडेंटली फाइंड किए, LHS और RHS हमने इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किए, और क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वलिटी की कंडीशन हमको आ गई। तो यानी कि अपने पास एक और कंडीशन है, अपने पास यहां पे एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय वी। थर्ड कंडीशन अपने को आ गई, ये एक कंडीशन है, इसको चलो मैं टाइटल ही देता हूं कंडीशन।
इसका टाइटल है कंडीशन। अपनी कंडीशन क्या आ गई, मैक्सवेल्स इक्वेशन को वेरीफाई करके अपनी कंडीशन आ गई E नॉट इक्वल टू V इंटू बी नॉट। इक्वेशन कम आता है क्या, या सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए? इस पे प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि मोस्टली नेक्स्ट में होता है। नेक्स्ट में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैक्सवेल ने इक्वेशन ऐसी नहीं ली होती, अगर मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन में इसको स्क्वायर लिया होता तो कंडीशन क्या आती। ये ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली नेक्स्ट में आते हैं। इसलिए बस एक बार प्रोसेस समझ लो कि हमें कंडीशन कैसे आई, उसकी प्रोसेस समझ लो और फॉर्मूला याद कर लो। अगर इनकेस क्वेश्चन आ गया तो प्रोसेस से तुम्हें वो क्वेश्चन करने का चांस भी मिलेगा। v यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है क्या? नहीं, v यहां पर स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, v यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब एमसीक्यू के लिए इतना करना पड़ेगा, यस, उसी के तो उसको नेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्रैक करना किसी ऐरे गैरे की बस की बात नहीं है। नेक्स्ट क्रैक करने के लिए असली टैलेंट चाहिए होता है, असली साइंस समझनी पड़ती है। नेक्स्ट क्रैक करने के लिए, नेक्स्ट क्रैक करने के लिए ये सब करना पड़ता है एक एमसीक्यू के लिए। समझ तो आ रहा है लेकिन फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं होमवर्क दे रहा हूं। इसीलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं कि अगर तुम ये होमवर्क करोगे तो 100% तुमको समझ में आएगा, कुछ भी क्लैरिटी बचेगी नहीं। अगर तुम ये एक बार पढ़ते हो और फिर होमवर्क करते हो तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार होमवर्क कर लो, मेरी गारंटी है कुछ नहीं बचेगा ना समझने के लिए। बात तो सेम है ना? कौन सी बात सेम है पता नहीं यार। आईआईटी में आएगा डेरिवेशन, आईआईटी में नहीं आता। आईआईटी में डेरिवेशन नहीं आता, नेक्स्ट में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट से हमेशा बच के रहना यार। नेक्स्ट की जो एग्जाम होती है वो तुम्हें मतलब काम तमाम कर सकती है। नेक्स्ट को हमेशा स्मार्ट लेना होता है। स्पीड ऑफ ईएम वेव इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, किसने बोला? किसने बोला कि स्पीड ऑफ ईएम वेव इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट? बताओ। मैंने तो नहीं बोला। हमने अभी तक लाइट का कुछ नहीं लिया है। यहाँ पे लाइट कहाँ पे है? हमने कहीं पे भी लाइट देखा क्या? यहाँ पे तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, गॉसियन सरफेस का एरिया है, एम्पियर लूप का लेंथ है, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल है, यहाँ पे करंट है, चार्ज है। यहाँ पे लाइट कहाँ से आई? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जा रहे हैं आराम से। लाइट कहाँ पे है? यहाँ पे लाइट कहीं भी नहीं है। हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट कहीं भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा कायम रहे ऐसी बात है अपनी। कैन यू प्लीज डिपिक्ट द डायग्राम फॉर ईएम वेव्स? ठीक है ठीक है ठीक है, ईएम वेव्स की डायग्राम एक बार डिपिक्ट करता हूं, देखते हैं क्या है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो ऐसे वेरी करते हैं तो उनका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ग्रीन में बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे साइनोसॉइडली वेरी कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं ब्लू में बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे वेरी कर रही है जेड के डायरेक्शन में। ये सारा का सारा जेड के डायरेक्शन में है। ऐसा होता है और ये सारी की सारी चीजें मूव हो रही है इस डायरेक्शन में। ये होती है ईएम वेव। दिस इज कॉल्ड एन ईएम वेव। और ये जो ईएम वेव है ये अपने आप में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आपने नेस्ट निकाला था? नहीं, जब मैं 12th दिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाइसर क्या होता है, नेस्ट क्या होता है। मुझे आइसर के बारे में तभी पता चला जब मैं स्कूल में था, 9th में,
या फिर 10th में, 9th में, जब मैं 9th में था, तब आइसर पुणे ने हमारे स्कूल में आउटरीच प्रोग्राम किया था कि कुछ 10 बच्चों को सिलेक्ट किया, एक हमको टेस्ट दी, पूरी साइंस, मैथ्स और साइंस पे हमको एक छोटी सी टेस्ट दी। उस टेस्ट के टॉप 10 बच्चों को सिलेक्ट किया, आइसर पुणे लेके गए और एक वर्कशॉप किया था, साइंटिफिक थिंकिंग पे वर्कशॉप किया था। उसी वर्कशॉप की वजह से मेरा साइंस में, मतलब साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन आइसर भी होता है जिसमें रिसर्च की पढ़ाई होती है, रिसर्च करना है तो स्पेशल एजुकेशन मिलता है। ये मुझे तभी समझ में आया जब ऐसे आइसर पुणे ने आउटरीच किया था मेरे स्कूल में। नाइसर का मुझे कोई भी गारंटी नहीं थी क्या होता है नाइसर। नेक्स्ट की तैयारी शास्त्र बुक से करे, यस, शास्त्र बुक से ही नेक्स्ट की तैयारी करो। हमने शास्त्र बुक्स लिखे इसीलिए है कि आईआईटी और नेक्स्ट की स्पेसिफिक तैयारी हो पाए इसीलिए। और पूछो, अपने पास 2 मिनट है, 2 मिनट है अपने पास, जो पूछना है वो पूछ लो। अगर कुछ नहीं पूछना तो हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। पूछो पूछो पूछो। इतना अच्छा स्कूल जहां आइसर आ गया। आइसर पुणे जो है उनका आउटरीच प्रोग्राम वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में आइसर पुणे से स्ट्रॉन्ग कौन सा भी आउटरीच प्रोग्राम नहीं था। सिर्फ आयुका का आउटरीच प्रोग्राम आइसर पुणे से स्ट्रॉन्ग था। आइसर पुणे बहुत स्कूल्स में जाता है, बहुत विलेजेस, रूरल, ट्राइबल एरियाज में भी जाके आउटरीच करता है आइसर पुणे। लाइव स्ट्रीम यार, सबको लाइव स्ट्रीम चाहिए, क्या करे क्या करे। सैटरडे सैटरडे करें लाइव स्ट्रीम, मतलब कल रात को लाइव स्ट्रीम करते हैं हम। टेस्ट ऑडियंस बन के आ जाना, मैं भी ट्राई करता हूं। कल रात को आई थिंक 11, आज यार मुझे रिसर्च का काम है, कॉस्मोलॉजी रिसर्च का काम है मुझे। कल रात करेंगे। अरे यार नेक्स्ट खत्म हो गया भैया, रुक गए एक जगह तो बाय बाय। अगर पूछा हो तो मेरा मैसेज, रुको रुको, समझ में नहीं आया, 1 मिनट, समझ में नहीं आया मेरे को। क्या क्या, नेट खत्म हो गया भैया, रुक गए एक जगह तो ठीक है, नेट खत्म हो गया, उसका कोई बात नहीं। आपने मास्टर्स किस में किया है? फिजिक्स में किया है मैंने मास्टर्स, फिजिक्स में मास्टर्स किया है। अरे क्लास लेना है क्या? ठीक है, चलो इसको क्लास लेना है यहाँ पे, इसीलिए हमें क्लास यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा। होमवर्क करके आओ यार, प्लीज होमवर्क करके आओ। अगर होमवर्क करोगे 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा और अगली क्लास में हम ये अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं इसका डेरिवेशन नहीं दिखाऊंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि सब ने ये डेरिवेशन की है और इस डेरिवेशन के कंक्लूजन को लेकर हम अगली क्लास में आगे चर्चा करेंगे।